क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि इस m का मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये ब्लॉक ग्राउंड पर स्लाइड ना करे, राइट। तो यहाँ पर 10 kg और ग्राउंड के बीच में रफनेस 1/3 है और ये हैंगिंग मास 6 kg है। हमको पता करना इस m मास का मिनिमम वैल्यू ताकि ये ब्लॉक ग्राउंड पर स्लाइड ना करे। तो देखिए ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पर तभी रहेंगे जब ये हैंगिंग ब्लॉक रेस्ट पर रहे। तो सबसे पहले हम 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसमें नीचे mg 6g लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन 0, तो T विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन 6g। और अगर टेंशन 60 आ गया तो यहां पर देखिए टेंशन T, इधर T 60 न्यूटन। अब ये दोनों ब्लॉक एक साथ इक्विलिब्रियम में रहना है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि हम कम से कम इतना हो ताकि यहाँ ग्राउंड और 10 kg के बीच में जो फ्रिक्शन अवेलेबल हो, जिसे हम लोग बोलते हैं एफएस मैक्स, वो एफएस मैक्स इतना बड़ा हो जाए कि वो एफएस मैक्स इस टेंशन को क्या कर ले, बैलेंस, और ये स्लाइड होने से बच जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे T इज इक्वल टू एफएस मैक्स, और T की वैल्यू अभी भी निकली 60 न्यूटन। एफएस मैक्स हो गया म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू हमारा 1/3 और नॉर्मल की वैल्यू 10 kg, ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल है वो 10 प्लस m इंटू जी होगा, राइट। जी की वैल्यू हम लोग 10 लेंगे, 10 से 60 कट करेंगे, 6 इंटू 3 18। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 18 बराबर 10 प्लस m, तो m की वैल्यू आ गई है 8 kg। ये हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि 2 ब्लॉक्स और मासेस m1 एंड m2, ये m1 m2 दो ब्लॉक हैं, आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड ऑफ सिस्टम एंड सिस्टम स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। दोनों एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड हैं और थीटा इंक्लाइन पे रखे हुए हैं और नीचे की तरफ स्लाइड करके जा रहे हैं जहां पे रफनेस फ्रिक्शन कोफिशिएंट न्यू है। आपको बताना है फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फोर्स बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक, और इस रॉड ने किसी भी एक ब्लॉक पर कितना फोर्स अप्लाई किया ये हमको बताना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे जा रहे हैं, कंबाइंड मूव कर रहे हैं, तो हम इनका कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो मान लिया हमने इस रॉड ने इस m1 पर पुलिंग फोर्स दिया, मान लो वो T, ये हमको T निकालना है। तो इसमें बताइए रिएक्शन ऐसे T आएगा। तो अगर हम बात करें इनके कंबाइंड एफबीडी के लिए, तो यहां पे लगेगा m1g sin थीटा और इधर आएगा m1g cos थीटा, इधर की तरफ आएगा नॉर्मल n1, इधर की तरफ आएगा m2g sin थीटा, इधर आएगा m2g cos थीटा और ये होगा नॉर्मल n2। अच्छा, अगर ये स्लाइड करके जा रहा है तो इधर की तरफ fk1 और इधर अप द इंक्लाइन fk2। अगर हम कंबाइंड एफबीडी बना रहे हैं तो ये जो टेंशन है वो कंबाइंड के लिए कैसा होगा, इंटरनल। तो हम इक्वेशन लिखेंगे m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस fk1 माइनस fk2 इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू a कंबाइंड। तो चलिए fk1 fk2 की वैल्यू रखते हैं। तो m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस म्यू इंटू n1, n1 की वैल्यू है m1g cos थीटा माइनस म्यू इंटू n2, n2 की वैल्यू है m2g cos थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a कंबाइंड। तो यहां से हम देखते हैं कि m1 प्लस m2 कॉमन लेंगे, पूरे से m1 प्लस m2 कैंसिल हो रहा है, तो a कंबाइंड की वैल्यू आ गई g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये आ गया हमारा इन दोनों ब्लॉक का कंबाइंड एक्सेलरेशन। लेकिन हमको निकालना है कि रॉड ने इस m1 मास पर कितना फोर्स अप्लाई किया, तो हम m1 का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एफबीडी ऑफ m1,
किसी भी एक का बना लीजिए, चाहे M1 का या M2 का। तो अगर हम M1 की बात करें तो ये एंगल थीटा है, ये M1 है। इधर की तरफ लग रहा है M1G साइन थीटा, और इधर की तरफ ऊपर की तरफ FK1, और इधर ऊपर की तरफ T, जो कि T हमें निकालना है। और ये डाउन द इंक्लाइन ए कंबाइंड से मूव कर रहा है, राइट। हमको यहाँ पर T निकालना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखा जाएगा M1G साइन थीटा माइनस T माइनस FK1 इक्वल टू M1 इंटू ए कंबाइंड। तो ये देखिए M1G साइन थीटा माइनस T माइनस म्यू इंटू N1 M1G कॉस थीटा इज इक्वल टू M1 इंटू ए कंबाइंड की वैल्यू अभी भी आई थी G साइन थीटा माइनस म्यू G कॉस थीटा। तो दोनों तरफ से मैं देख रहा हूं M1G साइन थीटा और माइनस म्यू M1G कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, तो T की वैल्यू 0। यानी इस सवाल में इस रॉड में इस M1 या M2 पर जो फोर्स अप्लाई किया वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। यहाँ पर दो ब्लॉक हैं B और A, ये दोनों कांटेक्ट में है। B का मास है 2m जिसके नीचे रफनेस है 2/5, और A का मास है m जिसके नीचे रफनेस है 1/5। हमको पीछे वाले ब्लॉक A का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, राइट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये दोनों ब्लॉक कंबाइंड मोशन करेंगे या इंडिपेंडेंट मोशन करेंगे। उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि पीछे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे वाले से ज्यादा है या कम है। अगर पीछे वाले का एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट मोशन मानते हुए ज्यादा आता है तो ये इसको हिट करेगा और मोशन कंबाइंड होगा। और अगर हम इंडिपेंडेंट मोशन मानते हुए इसका एक्सेलरेशन अगर ज्यादा आया B का आगे वाले का, तो A इससे कांटेक्ट छोड़ देगा और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। तो हम चेक करने जा रहे हैं कि मोशन इंडिपेंडेंट होगा या कंबाइंड होगा। तो हम मान रहे हैं कि इंडिपेंडेंट मोशन मानते हुए पहले हम ट्राई करेंगे। तो इंडिपेंडेंट मोशन के लिए हम सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए चलिए निकालते हैं पहले। अभी हम लोग ये मान रहे हैं इंडिपेंडेंट मोशन, ऐसा होगा या नहीं होगा ये आगे डिसाइड होगा। तो इंडिपेंडेंट मोशन अगर हम ए का माने तो ए के लिए नीचे लगेगा mg साइन थीटा, ऊपर लगेगा fk। तो हम इक्वेशन लिखेंगे mg साइन 37 माइनस fk1 इक्वल टू m इंटू a1। ये ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन हम a1 मान रहे हैं। तो mg साइन 37 की वैल्यू 3/5 रख दे रहे हैं, माइनस μ1 1/5। तो चाहो तो वैल्यू रख दो पहले μ1, और नॉर्मल होगा mg cos 37 इक्वल टू m इंटू a1। m पूरे से कैंसिल, तो a1 की वैल्यू आ रही है 3g/5 माइनस μ1 की वैल्यू है 1/5g और cos 37 4/5। तो एलसीएम हुआ 25, ये हुआ 15g माइनस 4g, दैट इज 11g/25। g को हम लोग 10 ले रहे हैं, तो यहां से 5 2 बचाइए, 5 बचा, तो ये 22/5। तो ये आया हमारा 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हमने निकाला ब्लॉक ए का, राइट। सिमिलरली हम इंडिपेंडेंट मोशन बी का मानते हुए एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और इसका इंडिपेंडेंट मोशन कंसीडर करें, तो इसके लिए इक्वेशन लिखा जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी एकदम आइडेंटिकल है। तो इधर mg साइन थीटा मतलब 2mg साइन थीटा, इधर fk2 इक्वल टू 2m इंटू a2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखा जाएगा g साइन 37 माइनस μ2 g cos 37। 2m पूरे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी g 3/5 माइनस ये 2/5g और ये 4/5। एलसीएम आ गया आपका 25, तो यहां से 5 और 15g माइनस
8g, ये आ गया आपका 7g/25। तो 5 से कट करेंगे 2 और ये 5 यानी 14/5, तो ये 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा था एक्सेलरेशन ए का इंडिपेंडेंट मोशन मानते हुए निकल के आ रहा था 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि बी का एक्सेलरेशन निकल के आया 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं कि पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, आगे वाले का एक्सेलरेशन कम है। इसका मतलब मोशन विल बी कंबाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंबाइंड मोशन करने जा रहे हैं। तो अब हम फिर से करेंगे कि इन दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे। इनके बीच में एक नॉर्मल कांटेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। हालांकि हमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकालना है, हमें निकालना है इनका एक्सेलरेशन। तो अभी तक हमने ये कंफर्म करा है कि दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा। ब्लॉक ए ब्लॉक बी को लगातार पुश कर रहा होगा और दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस क्वेश्चन में अब अगर हम बात करें कंबाइंड एफबीडी ऑफ ए एंड बी, अगर दोनों को एक साथ देखें तो यहां का जो नॉर्मल होगा ऐसे, ये नॉर्मल कंबाइंड के लिए इंटरनल हो जाएगा। तो हम इनके लिए इक्वेशन लगाएंगे 3mg sin 37 माइनस fk1 माइनस fk2 इक्वल टू 3m इंटू ए कंबाइंड। तो यहां से 3mg sin 37 की वैल्यू है 3/5 माइनस fk1 fk2 की वैल्यू तो 2/5 इंटू 2mg cos 37 4/5 माइनस μ1 1/5 mg cos 37 4/5 इक्वल टू 3m इंटू ए। यहां से देखिए जरा, तो ये बना आपका 9mg/5 माइनस 4 4 16 4 तो 20mg/25 इक्वल टू 3m इंटू ए। एम पूरे से कैंसिल, यहां पर एलसीएम आएगा 25 5 9 45g माइनस 20g इक्वल टू 3a। तो ये बचा आपका 25g, 25 से 25 कैंसिल, a बराबर g/3 यानी 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर है दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें 2m मास और इंक्लाइन के बीच में रफनेस 1/5 किया गया है और m और इंक्लाइन के बीच में 2/5। हमको दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है, राइट। इस सवाल में हम लोग फिर से इंडिपेंडेंट मोशन मानते हुए इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालेंगे, पता करेंगे कि मोशन इंडिपेंडेंट हो रहा है या कंबाइंड हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम 2m मास के लिए बात करें इस ब्लॉक के लिए, तो एक्सेलरेशन b के लिए अगर हम इक्वेशन लगाएं तो एक्सेलरेशन ऑफ b आगे वाले ब्लॉक के लिए तो आएगा आपका g sin 37 माइनस μ2 और यहां से g cos 37, पूरे से 2m कैंसिल हो गया। हम इंडिपेंडेंट मोशन मान रहे हैं तो एक्सेलरेशन b का आएगा g 3/5 माइनस 1/5g 4/5। एलसीएम आ गया 25 और यहां पर अगर 25 एलसीएम तो ये होगा 15g माइनस 4g, तो आया 11g/25 और 11g/25 सॉल्व होने पर आ रहा है 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली हम ब्लॉक ए का, जो ब्लॉक ए पीछे वाला, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे इंडिपेंडेंट मोशन मानते हुए। हम मान रहे हैं दोनों अलग अलग चल रहे हैं,
तो इस पे mg sin थीटा, ऊपर की तरफ fk, तो इक्वेशन आएगा g sin 37 माइनस μ1g cos 37। तो वैल्यू रखेंगे तो g sin 37 3/5 माइनस μ1 की वैल्यू 2/5 g 4/5। तो यहां से देखिए एक्सेलरेशन a का एलसीएम आया 25, ये देखिए 15g माइनस और ये हो गया जाके 8g, तो यह 17g/25, 17g/25। तो ये बचा आपका g को हम लोग 10 मान रहे हैं, तो ये कटेगा और ये सॉल्व होने पर 7g/25 कटेगा, तो 14/5, तो ये आ गया आपका 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस सवाल में आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, पीछे वाले का कम है। इसका मतलब ये दोनों एक साथ मोशन नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट मोशन करेंगे, और ये जो एक्सेलरेशन निकले हैं यही इनके आंसर हो जाएंगे। इस सवाल में हमें एक्सेलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक का, वो भी दो केस हैं। एक बार ये 2 kg पर अपर ब्लॉक को जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन, अगली बार में फोर्स 20 न्यूटन। इन दोनों ब्लॉक के बीच में रफनेस है 0.5, जबकि ग्राउंड और 3 kg के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें F की वैल्यू 5 न्यूटन है। तो देखिए इसमें होगा क्या, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ये डबल ब्लॉक सिस्टम का प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स लगाए, तो इस ब्लॉक में स्लाइड करने की टेंडेंसी आएगी। तो ये जैसे ही आगे बढ़ना चाहेगा तो इनके बीच में है फ्रिक्शन। तो ये तुरंत बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन जो अवेलेबल है, तो 3 kg कहेगा कि 2 kg मुझ पे रगड़ के आगे बढ़ना चाहता है, तुरंत 3 kg फ्रिक्शन से कहेगा कि मुझे 2 kg के साथ स्लाइड होने से बचाइए। तो इनके बीच में पहले हम चेक करेंगे कि कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो यहां पर अवेलेबल फ्रिक्शन Fs मैक्स, तो वो होगा म्यू इंटू एम, म्यू की वैल्यू है 0.5 और यहाँ का नॉर्मल होगा 2g, तो ये आ गया आपका जाकर के 10 न्यूटन। अब देखिए क्या होगा। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों का मोशन कैसा हो, कंबाइन, लेकिन फ्रिक्शन इन दोनों का मोशन कंबाइन करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये 3 kg 2 kg के साथ कंबाइंड मोशन कर रहा है, पहले हम ये मान लेते हैं। फिर हम चेक करेंगे क्या वास्तव में 3 kg 2 kg के साथ कंबाइंड मोशन कर पाएगा। तो अगर हम दोनों का कंबाइंड एफबीडी माने, अगर हम दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो बताइए जरा कंबाइंड के लिए यहां का जो फ्रिक्शन होगा वो इंटरनल होगा, तो ओनली एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन होगा। ये कंबाइंड एफबीडी होगा 2 + 3 kg। नीचे स्मूथ है, फ्रिक्शन कंबाइंड के लिए इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन है, तो कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब चेक करना पड़ेगा क्या ये 3 kg 2 kg के साथ कंबाइंड मोशन कर पाएगा, क्योंकि 3 kg का मोशन फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। ये हम कैसे समझेंगे कि मान लो अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता तो 2 kg 3 kg पे रगड़ के आगे बढ़ जाता और 3 kg अपनी जगह से मूव ना करता। तो 3 kg का मोशन अगर फ्रिक्शन डिपेंडेंट है तो हम 3 kg से पूछेंगे कि भाई 3 kg अगर आपको 2 kg के साथ चलना है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना है, तो क्या आप इतना एक्सेलरेशन मेंटेन कर पाएंगे। तो ये कह रहा मुझे चलाने वाला है फ्रिक्शन। तो जरा चेक करते हैं इसको कितना फ्रिक्शन चाहिए। ये फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है इसको 3 kg को, तो बताइए इसे फ्रिक्शन की कितनी जरूरत है। तो ये कहेगा मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो 3 kg को ए कंबाइंड यानी 3 न्यूटन की जरूरत है, जबकि बताइए अवेलेबल कितना है 10 न्यूटन, जरूरत कितनी है 3 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में ये 3 kg 2 kg के साथ कंबाइंड मोशन करेगा और आंसर होगा दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बराबर और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये फोर्स 20 न्यूटन है। तो हम एक काम करेंगे, पहले हमें डिसाइड करना है कि मोशन कंबाइंड होगा या इंडिविजुअल मोशन होगा, इंडिपेंडेंट मोशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं कि 3 kg जो इसका मोशन फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, इसी से पूछ लेते हैं कि आप अगर कंबाइंड चलेंगे तो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो ये कह रहा मुझे चलाने वाला फ्रिक्शन है,
और फ्रिक्शन की एक लिमिट है जिसका नाम है एफएस मैक्स, और वो है 10 न्यूटन। तो इसने कह दिया कि मैं मैक्सिमम चल सकता हूं 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी 3 kg ने 2 kg से कह दिया कि हम आपका साथ 10/3 मतलब 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक दे सकते हैं। तो चेक करते हैं, अगर हम इन दोनों का कंबाइंड एफबीडी बनाएं तो बताइए ए कंबाइंड जो आ रहा है वो 20/5 आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल है। ए कंबाइंड आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन बताइए ये कह रहा हम चल सकते हैं 3.33 तक, इसका मतलब मोशन कंबाइंड नहीं होगा। इसका मतलब मोशन कैसा होगा? इंडिविजुअल मोशन अगर होगा तो इनके बीच में होगा रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन होगा तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नाम काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए अब हम बनाएंगे इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए भाई, अभी हमने इतना डिसाइड कर लिया कि अगर हम कंबाइंड एफबीडी बनाकर के चेक करते तो एक्सेलरेशन 4 आता, लेकिन ये कह रहा मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक चल सकता हूं, इससे ज्यादा का एक्सेलरेशन नहीं ले सकता। तो हमने डिसाइड करा कि मोशन कंबाइंड नहीं होगा। अब हम यहां पर इनका इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले तो हम एफबीडी बनाते हैं 2 kg का। तो 2 kg पर देखिए इधर से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और इधर से लग रहा होगा Fk। हालांकि Fk की वैल्यू जो होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो 10 न्यूटन ही होगी, और ये आगे बढ़ेगा A1 से। तो हम इक्वेशन लिखेंगे 20 - 10 = 2A1। तो A1 की वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली 3 kg का अगर हम एफबीडी बनाएं तो 3 kg को चलाने वाला होगा Fk जो कि 10 न्यूटन है, और इसका एक्सेलरेशन होगा A2। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी Fk/3 kg। तो ये हमारा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक M1 M2 मास का ब्लॉक है, इनके बीच में रफनेस म्यू है, M2 और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस है। M1 पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स है F = KT, जहां पे T हमारा टाइम है। राइट, हमें कहा जा रहा है इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ प्लॉट करना है, और हमें बताना है वो कौन सा टाइम होगा जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यानी जब दोनों सेपरेट मोशन स्टार्ट करेंगे। राइट, इस सवाल में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये फोर्स बढ़ेगा, तो शुरुआत में दोनों का मोशन कंबाइंड होगा, क्योंकि फोर्स बढ़ेगा तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, इसका भी एक्सेलरेशन बढ़ेगा। कौन बढ़ाएगा? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट है, तो एक टाइम तक M2 M1 के साथ कंबाइंड मोशन करता रहेगा। उसके बाद जब यहां फ्रिक्शन लग जाएगा एफएस मैक्स, उस समय कंडीशन आ जाएगी जस्ट अबाउट टू स्लिप। तो पहले मोशन कैसा होगा? कंबाइंड। तो हम मान रहे हैं जब कंबाइंड मोशन होगा तो इनका जरा कंबाइंड एफबीडी बनाएंगे। तो जब कंबाइंड एफबीडी बनाएंगे तो यहां का फ्रिक्शन कंबाइंड के लिए इंटरनल हो जाएगा, हमको ऐसा नजर आएगा M1 + M2, एक्सटर्नल फोर्स है KT, नीचे कोई फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ सरफेस। तो जो ए कंबाइंड आएगा शुरुआत में वो आएगा KT/M1 + M2, यानी स्टार्टिंग में दोनों एक साथ इस एक्सेलरेशन से चलेंगे, लेकिन ये एक साथ तब तक चलेंगे जब तक कि यहां पर फ्रिक्शन एफएस मैक्स ना लग जाए। तो पता करते हैं वो कौन सा टाइम है जब तक कि मोशन कंबाइंड होगा। तो हम अगर M2 का एफबीडी बनाएं तो M2 पर देखिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस M1 पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, M2 पर किधर लगेगा? आगे, क्योंकि M1 का M2 के रिस्पेक्ट में स्लाइड करने का टेंडेंसी राइट है, तो M1 पे फ्रिक्शन लेफ्ट लगेगा, M2 को रिएक्शन मिलेगा किधर? राइट। तो M2 पर इधर जब एफएस मैक्स लगेगा उस समय कंडीशन होगी जस्ट अबाउट टू स्लिप, और ये ए कंबाइंड होगा, लेकिन यहां पे हम लोग जस्ट अबाउट टू स्लिप कहेंगे। तो जरा हम वो टाइम निकालने जा रहे हैं। एफएस मैक्स होगा आपका, यहां पे इक्वेशन लिखेंगे, एफएस मैक्स ने M2 को
ए कंबाइंड दिया। एफ एस मैक्स होगा म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल होगा यहां वाला, ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल होगा M1G बराबर M2 इंटू ए कंबाइंड KT अपॉन M1 प्लस M2। तो यहां से बताइए जरा, वो टाइम T नॉट आ गया, इसको इधर भेज दीजिए आप, तो म्यू M1G इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M2K। ये वो टाइम है जहां तक मोशन कंबाइंड होता रहेगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, रिलेटिव मोशन। तो चलिए हम जरा देखते हैं कि जब रिलेटिव मोशन होगा तो M1 का एक्सेलरेशन अलग होगा, M2 का एक्सेलरेशन अलग होगा। तो अब हम दोनों का इंडिविजुअल एफबीडी बनाएंगे। तो यहां पे अगर हम ग्राफ भी बनाते चले साथ में, इनका एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, तो शुरुआत में दोनों का एक्सेलरेशन 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन टाइम से लीनियरली बढ़ रहा था। ये वो टाइम था टी नॉट जहां तक मोशन कंबाइंड हो रहा था, राइट। ये एंगल थीटा। तो याद करिए जरा, यदि हमने कंबाइंड एक्सेलरेशन का फंक्शन लिखा था तो tan थीटा की वैल्यू k अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि कंबाइंड एक्सेलरेशन का फंक्शन आया था KT अपॉन M1 प्लस M2, तो ये हमारा k अपॉन M1 प्लस M2, ये वो टाइम आ गया। इसके बाद देखिए क्या होगा, जो M2 है, जो M2 है इस पर लगने लगेगा Fk, और Fk तो यार कांस्टेंट होगा भी यहां पर, और वो होगा हमारा म्यू इंटू M1G। तो बताइए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो A2 कांस्टेंट हो जाएगा। कितना होगा A2? म्यू M1G अपॉन M2। तो ये बताओ कोऑर्डिनेट म्यू M1G अपॉन M2, और ये एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट A2। अभी तक A1 और A2 बराबर थे, लगातार बढ़ रहे थे, लीनियरली बढ़ रहे थे, उसके बाद A2 कांस्टेंट हो गया। अब हम बात करें M1 से, तो M1 के लिए अगर हम बात करें तो M1 पर इधर जो फोर्स लग रहा है वो है KT, इधर लग रहा होगा Fk, और इसका एक्सेलरेशन आएगा A1। तो इक्वेशन आएगा KT माइनस Fk म्यू M1G इक्वल टू M इंटू M1 इंटू A1। तो A1 की वैल्यू आ गई K अपॉन M1 माइनस म्यू इंटू G। तो अब देखिए जरा, यहां पर K अपॉन M1 इंटू T माइनस म्यू G। तो यहां से बताइए अब जो स्लोप आ रहा है वो K बाई M1, पहले कितना स्लोप था K बाई M1 प्लस M2। तो अब जो स्लोप आएगा वो प्रीवियस स्लोप से थोड़ा सा ज्यादा, ये जो एंगल आएगा अल्फा वो पुराने वाले थीटा से बड़ा आएगा, और tan अल्फा की वैल्यू जैसा कि हम देख पा रहे हैं K अपॉन M1, ये हमारा आंसर होगा।